और करंट का वैल्यू 1 एम्पियर हो, तो चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होगा उसकी वैल्यू 1 ओम होगी। तो 1 ओम बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। बेटे प्रश्न ये उठता है कि वैद्युत प्रतिरोध एक्चुअल में है क्या? ये प्रतिरोध होता क्यों है, लगता क्यों है? रेजिस्टेंस लगता क्यों है? आपने देखा है कि जब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब जाते हैं तो टकराते हैं, टकरा के उनकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे टक्कर की स्पीड कम हो गई, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ चले, कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी के साथ चले, और फिर किसी आयन से टकरा गए, फिर वेलोसिटी कम हो गई, फिर टकरा गए। तो बार बार इसका कोलाइजन होता रहता है, संघट्ट, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो परमाणु है उनसे बार बार टक्कर होती रहती है। टक्कर के बाद इनकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने के कारण जो करंट का फ्लो है वो कम हो जाता है, यानी धारा के मार्ग में अवरोध आ जाता है। तो प्रतिरोध का सीधा सीधा मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी अवरोध, रुकावट, बाधा। तो वैद्युत धारा के मार्ग में किसी चालक में अवरोध का होना ही वैद्युत प्रतिरोध है। मैथमेटिकली आप समझिए कि चालक के स्रोत में जो विभवांतर लगाया गया और उसमें कितना करंट प्रवाहित हुआ उसकी वैल्यू प्रतिरोध है। मैं समझता हूँ क्लियर हुआ होगा। जिन्हें नोट करना नोट कर सकते हैं। वैद्युत प्रतिरोध एक्चुअल में होता क्यों है? मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से यानी धन आयनों से बार बार टकराते हैं, अपनी स्पीड खोते रहते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि तार गर्म भी पड़ जाते हैं, टक्करों के कारण टेम्परेचर उनका हो जाता है, और बार बार ये इनकी टक्कर होने के कारण जो धारा के मार्ग में रुकावट आती है उसकी कैलकुलेशन वैद्युत प्रतिरोध के द्वारा की जाती है। ठीक, अगली बात, अगला है वैद्युत चालकता। बहुत सिंपल टॉपिक है, सब पढ़ चुके हैं आप लोग। वैद्युत चालकता बेटे से जी से डिपेंड करेंगे, और इसका फॉर्मूला ये होता है G = 1/R। चालकता कोई सी भी हो तो चालकता इज बराबर 1/ प्रतिरोधकता। ये समझिए, प्रतिरोधकता। तो वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, पेपर के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। समझिए बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी बट्टे में चला गया तो व्युत्क्रम कहलाया, व्युत्क्रम नीचे। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा 1/ओम, जिसे कह सकते हैं बेटे प्रति ओम, या कह सकते हैं हम ओम इनवर्स। और कुछ किताबें कह रही हैं इसका यूनिट ये भी है MHO, यानी इसे क्या पढ़ेंगे? मेहो, MHO। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अब बात करते हैं ओम का नियम।
ओम का नियम 9th 10th क्लास से पढ़ते चले जा रहे हैं। जब किसी चालक के सिरों के बीच कोई भौतिक अवस्था यानी ताप दाबाद में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच जो लगाया गया विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कभी पिछले चित्र में बताया कि चालक के सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर वो V है और इसमें यदि बहने वाला करंट I है तो बेटे ओम के नियम से सीधा सीधा हो जाएगा V प्रोपोर्शनल I, यानी चालक के सिरों के बीच कोई बहुत आरोपित विभवांतर है वह उसमें बहने वाले करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये निशान हटेगा तो कोई न कोई कांस्टेंट आ जाएगा और V अपॉन I इज इक्वल टू R। यहाँ पर किसी दिए हुए पदार्थ के लिए और दिए हुए ताप पर कांस्टेंट होगा, यानी हर एक पदार्थ के लिए एक अलग होगा, ये नहीं कि सब के लिए एक ही हो। कॉपर के लिए अलग, चांदी के लिए अलग, सोने के लिए अलग, छोटे तार के लिए अलग, बड़े तार के लिए अलग। ये लंबाई पे भी डिपेंड करेगा, आगे चल के बताया जाएगा। सीधी सीधी बात है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर सदैव उसमें बहने वाले धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, या कहें वोल्टेज और करंट का अनुपात सदैव कांस्टेंट होता है। अब एक अच्छा सा डेरिवेशन। ओम का नियम बेटे सभी चालकों के लिए, धातु चालकों के लिए सत्य होता है, अचालकों के लिए आवश्यक नहीं है सत्य हो, धातु चालकों के लिए सत्य होता है। और ये अभी आगे पढ़ाएंगे कल की क्लास में ओमीय परपथ क्या होते हैं, अनोमीय परपथ क्या होते हैं, चालकों में क्या व्यवहार है, चालकों में क्या व्यवहार है, तब और अधिक क्लियर होगा। फिलहाल इसका डेरिवेशन। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति हमें लाना है V अपॉन I इज इक्वल टू R। यहाँ पर R का मतलब होगा ये mL/A(n टाउ e की पावर 2। बच्चों मैंने पहले आज की क्लास में लिखा दिया, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, a क्रॉस सेक्शन का एरिया, n है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टाउ है श्रांत काल और e है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी मूल आवेश। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, वोल्टेज लगाए भी और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो इधर माइनस से प्लस की ओर जा रहे होंगे। चालक की लंबाई L है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो जो करंट बह रहा है वो I है, और जिनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो VD है, विभवांतर V है, लंबाई L है, क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है वो A है। कल एक डेरिवेशन कराया था, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कल एक डेरिवेशन हुआ था, I बराबर ANEVT या NEAVT। इसके आधार पर देखिए, समझते चलिए। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल स्थापित करने के बाद, विभवांतर स्थापित करने के बाद अनुगमन वेग के साथ चलने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चलने के कारण उसमें करंट का प्रवाह I होता है। मान लो टाइम इंटरवल T है, तो डेरिवेशन देखिए बेटे, एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEAVT। ये हमारा मुख्य समीकरण 1 हो गया, बहुत अच्छे से समझना।
मुख्य समीकरण 1 हो गया। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है तो उस पर एक बल लगेगा और वो वैद्युत बल होगा F बराबर ई क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर E होता है। तो ये हो जाएगा E और ये स्मॉल e। यहाँ पर स्मॉल e इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश। न्यूटन के हिसाब से अगर कोई वस्तु गतिशील होती है, उसका त्वरण गति करेगी, मोशन करेगी, तो उसमें त्वरण आएगा। तो त्वरण होने पर ये बल हो जाएगा F बराबर ma। अगर हम F के ये दोनों मान आपस में बराबर कर दें, F के मान बराबर करने पर तो बेटे हो जाएगा ma इज इक्वल टू E और स्मॉल e। अगर हम त्वरण निकालना चाहें तो हो जाएगा E स्मॉल e अपॉन m। एक चैप्टर नंबर 3 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू ई डी, वेद फॉर्मूला नाम से, मजाक में जिसे वेद कहते थे, V बराबर ई डी। अगर लंबाई d न होकर l हो तो यही फॉर्मूला ऐसे हो सकता था, ई एल, और हम E को निकालें तो बेटे हो जाएगा E इज इक्वल टू V अपॉन एल। E का मान हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, E का मान यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें A बराबर मिल जाएगा V E अपॉन M और इंटू में L। ये समीकरण हमने कोई 2 मान लिया और ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात कर लिया। नोट किया हुआ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना है आपको। यहाँ केवल हमने त्वरण निकाल लिया। एक समीकरण हमारा ऊपर बना हुआ रखा है, ये हमने बॉक्स बना दिया है। दूसरा समीकरण ये है, दोनों कभी देखते हैं, आगे चल के ले जाएंगे। बेटे जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें चलते हैं तो ये हमने बताया कि आयनों से टकराते हैं। टक्कर के बाद इनका वेलोसिटी 0 हो जाता है। टक्कर से पहले तो बहुत वेग था, लेकिन टकराने के बाद इनका वेग 0 हो जाएगा। और किन्हीं 2 टक्करों में जो टाइम लगेगा, वो आपका श्रांत काल कहलाएगा और चली दूरी होगी वो आपकी माध्यमुक्त पथ कहलाएगी। तो यहाँ से आगे का देखिए, आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स में टकराते हैं तो हम गति का एक समीकरण लगा देंगे। हमने पढ़ा V बराबर, यानी गति के फर्स्ट समीकरण से V बराबर U प्लस ए टी, V बराबर U प्लस ए टी। अब देखिए बेटे, जो टकराने के बाद वेग था, जैसे टक्कर यहाँ पर मारी, टक्कर के बाद जैसे फिर यहाँ चला, तो टक्कर के बाद प्रारंभिक वेग हो गया 0, और जब फिर टकराने जा रहा था तब जो अंतिम वेग था वो हो गया v टी, और इसमें जो टाइम लगा वो था टाउ। बात समझ में आ गई? यहाँ टकराया था पहली टक्कर, दूसरी टक्कर उसने यहाँ मारी थी, तो टकराने के बाद वेग 0 हो गया। फिर जब उधर टकराने आया तब उसका वेग अनुगमन वेग के बराबर हो गया होगा, तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग हो जाएगा हमारा v टी, प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 और t का मान हो जाएगा टाउ, यानी 2 टक्करों के बीच जितना समय लगा वो टाउ हो गया। यह मान जब ऊपर रखेंगे तो हमें मिल जाएगा v टी इज इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ, यानी v टी इज इक्वल टू ए टाउ। ए हम समीकरण 2 में अभी पीछे कह चुके हैं। समीकरण 2 से ए इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है आपका वी ई अपॉन एम एल, वी स्मॉल ई अपॉन एम एल।
यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा बेटे वी डी इज इक्वल टू वी ई टाउ अपॉन एम एल। शुद्ध पढ़ने का तरीका है वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल। बहुत काम का समीकरण है, कभी कभी इतना ही डेरिवेशन आ जाता है। ये समीकरण मैंने 3 दिया है। कभी कभी देखो ये एक विशेष रिलेशन है, मैंने डबल बॉर्डर कर दिया है, आप भी इसे डबल बॉर्डर कर दें। डबल बॉर्डर करने का मतलब है कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल, यानी यह अनुगमन वेग तथा विभवांतर में रिलेशन है। अलग से पूछे तो हमें यहीं तक डेरिवेशन करना है।